questions which are asked in previous year competitive examinations like MST SEET, JEE Main, JEE Advanced as well as NEET। अब ये देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे निकालना, कौन से लॉजिक, कौन से कॉन्सेप्ट्स, कौन से फॉर्मूले हमें यूज करने पड़ेंगे ताकि कम से कम समय में आंसर हमें मिलेगा। तो हमें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि कम से कम समय में आंसर हमें मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। What is the first question here? Which metal crystallizes in a simple cubic structure? Option A, polonium. Option B, copper. Option C, nickel. Option D, iron. Now this question is knowledge based question. ये factual question है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्टेन करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, व्हिच मेटल्स फॉर्म एससीपी एटसेट्रा। ये आपको मतलब करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पहला जो ऑप्शन है पोलोनियम, ओनली मेटल व्हिच फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। पोलोनियम भी एक ही मेटल ऐसा है जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज एटॉमिक साइज। सेकंड ऑप्शन कॉपर, थर्ड इज निकल, दोनों एफसीसी स्ट्रक्चर बनाएंगे और आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर बनाएगा। तो देखिए यहाँ पहला जो है पोलोनियम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सिंपल क्यूबिक। देन कॉपर एंड निकल दोनों बनाएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड आयरन फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। देयरफॉर आंसर कौन सा रहेगा, polonium is the answer. Next question. Second question. Dry ice is. अब dry ice किसे कहते हैं? आइस तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। ड्राई आइस काफी कम यूज करते हैं, कमर्शियली बेसिस पे इसका यूज किया जाता है। अब ड्राई आइस हम किसे कहेंगे, तो ऑप्शन ए सॉलिड CO, ऑप्शन बी सॉलिड SO2, ऑप्शन सी सॉलिड CO2 एंड डी सॉलिड O2। ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। ड्राई आइस किसे कहेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस किसे कहना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नाउ व्हाई ड्राई आइस, क्यों हम इसे ड्राई आइस कहते हैं, बिकॉज इट सब्लाइम्स, मींस इट कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट लिविंग एनी वाटर स्ट्रेसेस बिहाइंड। कोई वाटर स्ट्रेसेस यहाँ पीछे नहीं रहते हैं, फॉर्म नहीं होते हैं, इसमें ड्राई आइस इसे कहा जाता है। और इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनाया जाता है बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर अंडर रिड्यूस्ड टेम्परेचर। So what is dry ice? Sodium carbon dioxide is known as dry ice. Answer is option C. Next question. Third question. In FCC units, what is the volume occupied? A 4/3 pi r cube, B 8/3 pi r cube, C 16/3 pi r cube, D 64 divided by 3√3 r cube। अब यहाँ आंसर हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इक्वल्स टू रहेगा नंबर ऑफ एटम्स पर unit cell into volume of one atom। फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा कौन सा, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अब एफसीसी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना रहता है, 4। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स यहाँ 4 मिलेगा इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। कैसे निकालना, तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल सॉलिड्स में या क्रिस्टल लैटिस में बताया गया है कि these particles are considered to be spheres और spheres का वॉल्यूम क्या रहेगा, कैसे निकालना, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 4/3
बाय आर क्यूब। एक एटम का वॉल्यूम कितना रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन सी 16/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए जरा क्या दिया है। In FCC, unit cell is shared equally by how many unit cells? अब FCC में पूछा गया है कि एक यूनिट सेल अगर हम FCC बनाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, यहां पार्टिकल्स कहां रहते हैं एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर्स, ठीक है। अब समझो इस फेस को हम कंसीडर करते हैं। इस फेस पे जो भी पार्टिकल है दैट विल बी शेयर्ड बाय अदर यूनिट सेल जो यहां प्रेजेंट है, दूसरा यूनिट सेल जो यहां प्रेजेंट रहेगा इस प्रकार से। देखिए जरा, तो ये जो पार्टिकल है इट इज शेयर्ड बाय टू यूनिट सेल्स इक्वली, इसीलिए इस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा, मतलब इस यूनिट सेल में 1/2 रहेगा, इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा जो कि इक्वल है। तो देखिए इस फेस पे रहने वाले पार्टिकुलर कंट्रीब्यूशन 2 यूनिट सेल में इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऐसे कितने फेसेस है टोटल काउंट करना, 1 2 3 4, फ्रंट फेस 5, बैक फेस 6। ट्यूब हैज 6 फेसेस, जिसके कारण क्या होगा, यहां आंसर कौन सा रहेगा 6। C is the answer here। तो देखिए FCC में क्या होगा, यूनिट सेल is shared equally by how many unit cells, 6 unit cells। Why? Because a cube has 6 faces। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा क्यूब में कितने फेसेस होते हैं और आंसर किस प्रकार से निकालना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Silicon is found in nature in the form A. body centered cubic structure, B. hexagonal closed packed structure, C. network solid, D. face centered cubic structure। Now this is the factual question। ये तो पहले से आपको पता होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए आंसर, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आंसर आपको मिलेगा नेटवर्क सॉलिड। सिलिकॉन कौन से फॉर्म में मिलेगा, नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। या आपको मतलब करना है सीधा, तो इसमें कोई ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। H length of a cube is 300 picometer. Value of A is given here. Its body diagonal would be option A 600 picometer, B 423 picometer, C 519.6 picometer and D 450 picometer। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिटरमाइन द बॉडी डायगोनल। व्हाट इज द फार्मूला? सिंपल फार्मूला है इसका बॉडी डायगोनल का, लेकिन वो फार्मूला किस प्रकार से डिराइव करना है हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, यानी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले बॉडी डायगोनल किससे कहते हैं हम देखते हैं। इन दो पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे, दिस इज द बॉडी डायगोनल। ये रहेगा समझो A, यहां हम लेते हैं D। अब AD का भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां एक और दो पॉइंट्स हम जोड़ते हैं, A यहां रहेगा C। अब ये जो AC है इसको हम कहेंगे फेस डायगोनल। रिमेंबर AC को कहना फेस डायगोनल एंड AD इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो पहले हम क्या करना पड़ेगा, AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां हम लिखते हैं B, ट्रायंगल लेंगे यहां पे कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, which angle is 90 degree, this angle ABC equals to 90 degree। then use Pythagoras theorem। what will happen here, तो AC square equals to क्या होगा, AB square plus BC square।
अब AB का वैल्यू कितना रहेगा, तो दिस लेट दिस बी A एज लेंथ और BC कितना रहेगा, ये भी रहेगा एज लेंथ, इसलिए हमें यहां मिलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में 2a स्क्वायर, तो s स्क्वायर इक्वल्स टू मिला 2s स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब ACD में एंगल ACD कितना रहेगा, 90 डिग्री। यहां आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ACD ये भी 90 डिग्री रहता है, जिसके कारण फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब AD स्क्वायर AC स्क्वायर कितना है, 2A स्क्वायर, राइट, प्लस CD स्क्वायर, CD क्या है, एज है, इसलिए एज लेंथ रहेगा A, तो मिलेगा A स्क्वायर, कितना मिलेगा 3A स्क्वायर एंड देयरफॉर AD इक्वल्स टू क्या रहेगा, √3A। रिमेंबर वेल ऑलवेज बॉडी डायगोनल इक्वल्स टू क्या रहेगा, √3A। तो देखिए बॉडी डायगोनल का फार्मूला हमें मिल गया, √3A, √3 का वैल्यू क्या है 1.732 इनटू A कितना रहेगा 300 पिकोमीटर। अब ये जो है इसका आंसर कितना मिलेगा, देखिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द आंसर 519.6 पिकोमीटर। अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से देखिए आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन वो कैसा है समझ में आना चाहिए, इस प्रकार से डेरिवेशन आपको पढ़ाया है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बॉडी डायगोनल, √3A। व्हाट इज A, एज लेंथ। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A here, you will get the answer। इस प्रकार से रहेगा अबाउट द दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन देखिए, sodium metal crystallizes in BCC lattice with unit cell age length of 4.29 angstrom. The radius of sodium atom is approximately, just you have to use formula here, पता होना चाहिए पड़ेगा। मेटल स्ट्रक्चर कौन सा दिया है, BCC, इसलिए इन BCC what is the relation between radius and age length, R equals to √3A divided by 4। √3 what is the value, 1.732, A कितना रहेगा 4.29 अपॉन कितना रहेगा 4, कैलकुलेट करना पड़ेगा, आंसर मिलेगा कितना, कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा आंसर 1.86 एंगस्ट्रॉम। तो कौन सा रिलेशन आप यूज करोगे, फॉर BCC रेडियस इक्वल्स टू √3A डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज A, एज लेंथ 4.29, आंसर 1.86। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, CS cell crystallizes in BCC lattice दिया है यहाँ पे। If A is the age length, which of the following expressions is correct? Now see, different options are given over here. इनमें हमें दिख रहा है कि RCS positive plus RCL negative equals to 3A और 3A by 2 we have to find out। अब किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम BCC स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब BCC में पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर में हम एक पार्टिकल बनाएंगे, इस प्रकार से रहेगा, दूसरा पार्टिकल इस प्रकार से रहेगा और तीसरा पार्टिकल इस प्रकार से बनाएंगे। समझिए CS पॉजिटिव, बेटर यहाँ पे लिखेंगे CS पॉजिटिव जो सेंटर में रहता है, ये रहेगा Cl नेगेटिव, ये रहेगा Cl नेगेटिव। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा रिलेशन सही है। तो देखिए एक इसका हम सेंटर लेते हैं,
यहाँ पे आएगा इसका सेंटर Cl नेगेटिव का, ये Cl नेगेटिव का यहाँ पे आएगा और इन दोनों को हम जोड़ते हैं इस प्रकार से। तो ये जो आपको मिला दैट इज द बॉडी डायगोनल। ये भी क्या मिलेगा यहाँ पे? बॉडी डायगोनल मिलेगा। अब हम क्या करना है देखिए हमें, तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, समझिए यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, देखिए इसको हम थोड़ा इस प्रकार से बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना रहेगा, तो दिस इज द रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, देयरफॉर ये डिस्टेंस रहेगा r। देन यहाँ पे ये जो पूरा डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 2r व्हिच इज द डायमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, r रहेगा। इस प्रकार से देखिए हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन Cs पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस जिसको हम d से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे निकालना है, फॉर्मूला रहेगा इसका 2r। Cs पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इन दो आयंस के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 2r रहेगा। उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो है दिस इज ए बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है याद करो, फॉर्मूला फिक्स होता है √3a, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, r + 2r + r कितना होगा, 4r। देयरफॉर हम लिखते हैं कि 4r = √3a, और हमें किसका भी निकालना है, 2r का, तो 2r = क्या होगा, √3a/2। 2r = क्या होगा, √3a/2, and this is nothing but the distance 3a/√3a/2। therefore answer कौन सा रहेगा, देखिए जरा, d means distance between Cs positive and Cl negative। मतलब क्या होगा, radius of Cs positive and Cl negative, √3a/2 कहाँ दिख रहा है, answer is option C। तो remember well this relation, body diagonal equals to √3a equals to 4r, और जो डिस्टेंस होता है always equals to 2r। इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा, √3a/2। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन एकदम सिंपल है। Which of the following exists as covalent crystals in solid state? कोवेलेंट क्रिस्टल पूछा गया है। हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल सॉलिड्स 4 प्रकार के होते हैं, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। अब यहाँ सिलिकॉन जो है या कोवेलेंट क्रिस्टल कौन सा रहेगा हमें पता करना है। आयोडीन फर्स्ट ऑप्शन, मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन, दिस इज ए कोवेलेंट सॉलिड which is made up of atoms। सिलिकॉन किससे बनेगा, एटम से, therefore called the covalent solid। आंसर रहेगा बी, ऑप्शन बी। then sulfur and phosphorus, these are also the molecular solids। तो देखिए ये आपको मकअप करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कौन सा आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, अच्छे से याद रखेंगे तो आंसर आपको इसलिए मिल जाएगा। तो आयोडीन, सल्फर, फॉस्फोरस, all these are molecular solids। silicon is a covalent solid because it is made up of atoms। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following FCC structure contains cations in the alternate tetrahedral bonds? अब देखिए आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से याद रखना है। 5 रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है, इन पांचों को आप अच्छे से याद रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम में एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इसलिए आप इन्हें अच्छे से याद करके रखोगे। जैसे पहला ऑप्शन है NaCl। अब NaCl में क्या होता है कि Cl नेगेटिव FCC बनाता है, Na पॉजिटिव ऑक्टेटल बॉन्ड्स में चला जाता है। हमारे पास ऑक्टेटल है क्या, नहीं, क्या पूछा है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो ऑप्शन ए नहीं रहेगा। फिर बी ZnS, S2 नेगेटिव FCC बनाता,
Zn2 पॉजिटिव टेट्राहेड्रल वर्ड में रहता बट अल्टरनेट, मतलब अब देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा, बी, जहां S2 नेगेटिव क्या रहेगा, एब्सिसी बनाएगा। Zn2 पॉजिटिव कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में बट अल्टरनेट, मतलब क्या होता है, तो 50% टेट्राहेड्रल वर्ड विल बी कवर्ड बाय Zn2 पॉजिटिव while 50% will remain vacant। इस प्रकार से आपको ये मतलब करना है। यहाँ पे भी कोई ऐसा खास लॉजिक हम यूज करते नहीं है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। दिस इज द एंटीफ्लोरेट स्ट्रक्चर, दिस इज द फ्लोरेट स्ट्रक्चर। ये आप एक बार देख लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना। यहाँ आंसर रेडनेस रहेगा। Next question, coordination number of a metal crystallizing in HCP structure is A12, B4, C8, D6। HCP stands for hexagonal close packed structure। यहाँ हमें क्या फाइंड आउट करना है, coordination number। What does coordination number mean? The number of particles which are in contact with a single particle, which are in touch with a single particle, is known as कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ये समझो सिंगल स्फीयर है और इसके कांटेक्ट में कितने स्फीयर्स है, देखिए जरा 4 स्फीयर्स आर हियर, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अब HCP में कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम SCP स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहां इस प्रकार से देखिए जरा, इस प्रकार से SCP स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ये SCP स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ SCP स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स कहाँ रहेंगे, इस प्रकार से इनका पोजीशंस रहेगा। ये कॉर्नर्स कितने सारे रहेंगे, यहाँ 3 पार्टिकल्स रहेंगे, यहाँ 1 पार्टिकल और इसके ऊपर और 3 पार्टिकल्स इस प्रकार से रहेंगे। तो समझो ये A है, ये B है, ये A रहेगा, ये B रहेगा। तो HCP में अरेंजमेंट कैसा होता है, A B टाइप अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। समझो हम इस पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना, तो आपको दिख रहा है सेम लेयर में दिस पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद 6 पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे लेयर में कितने पार्टिकल्स इस कांटेक्ट में रहेंगे, 1 2 3, देयरफॉर यहां 3 लिखना पड़ेगा। और इसके ऊपर वाले लेयर में कितने रहेंगे, 3 इसके कांटेक्ट में। इस प्रकार से देखिए, दिस पार्टिकल इज इन कांटेक्ट विद द टोटल हाउ मेनी पार्टिकल्स, 12, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 12। तो HCP में अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, AB टाइप अरेंजमेंट रहेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय देखना, यहाँ इसके खुद के लेयर में 6 रहेंगे, बिलो दिस लेयर 3 particles are here, above this layer 3 particles, 3 plus 6 plus 3 total 12, means this particle is in contact with total 12 particles, hence coordination number is 12, answer is A। या आप मतलब करके भी रख सकते हो कि HCP और FCC दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता, that is 12। BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता, 8। इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे, बिल्कुल कम समय में आंसर आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the question, 12th question, a metallic element crystallizes into a lattice containing a sequence of layers of AB. Any packing of layers leaves outwards in the lattice. What percentage of this lattice has empty space? A 68%, B 52.4%, C is 74%, D is 26%. Now see the arrangement of layers here. उसे आपको अच्छे से देखना है carefully. Arrangement is AB type, means with crystal structure, HCP। अरेंजमेंट कौन सा है, AB टाइप अरेंजमेंट है, तो स्ट्रक्चर रहेगा HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। उसके बाद बताया गया कि यहाँ वर्ड्स भी रहेंगे। व्हाट डज वर्ड मीन, एम्प्टी स्पेसेस, अनऑक्युपाइड स्पेसेस इन सॉलिड्स आर नोन एज वर्ड्स।
अब यहाँ वर्ड्स कितने रहेंगे? तो आपने पढ़ा है पैकिंग एफिशिएंसी in HCP equals to 74%. HCP और FCC दोनों में पैकिंग एफिशिएंसी सेम 74%. तो एम्प्टी स्पेसेस कितने रहेंगे जिनको हम कहते हैं वर्ड्स? कैसे निकालना? 100 माइनस 74 इक्वल्स टू 26%. आपको वर्ड्स निकालना है. यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं. इस प्रकार से तो हमें पता है, बच्चों ने आपने याद किया रहता है कि एससीपी में पैकिंग एफिशिएंसी 74% है. वही हमें याद रखकर हम फट से यहाँ पे टिक करते हैं, आंसर गलत होता है. तो आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. यहाँ एम्प्टी स्पेसेस फाइंड आउट करना है, मतलब वर्ड्स, जिसका आंसर कितना रहेगा? डी 26%. नेक्स्ट क्वेश्चन. A metal crystallizes in a FCC structure if edge length of unit cell is a, closest approach distance between two atoms in metallic crystal will be. तो यहाँ अरेंजमेंट कौन सा दिया है देखिए जरा, FCC दिया है. ठीक है, तो पहले हम FCC को बनाते हैं. फेस सेंटर्ड रहेगा, जहां पार्टिकल्स कहां होते हैं? एट द सेंटर ऑफ फेस. तो हम फ्रंट फेस कंसीडर करते हैं, जहां पार्टिकल इस प्रकार से रहेगा. दूसरा पार्टिकल जो बनाएंगे वो इस प्रकार से बनाएंगे, और तीसरा पार्टिकल जो रहेगा वो समझो इस प्रकार से रहेगा. अब ये फेस के सेंटर वाला हो गया और ये कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हो गए. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा वो फाइंड आउट करना है. तो देखिए किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे. ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर रहेगा, ये इस पार्टिकल का सेंटर रहेगा. ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक हम जोड़ेंगे. ये फ्रंट फेस का कॉर्नर, ये भी फ्रंट फेस का कॉर्नर है. तो ये जो आपको दिख रहा है उससे हम क्या कहेंगे? फेस डायगोनल. क्या कहेंगे? फेस डायगोनल. अब फेस डायगोनल का फॉर्मूला √2a. फेस डायगोनल का फॉर्मूला √2a. अब हम डिटरमाइन करेंगे ये जो फेस डायगोनल है उसका वैल्यू और हमें क्या मिलेगा? दूसरा वैल्यू. कैसे निकालना? इन टर्म्स ऑफ r. कैसे निकालेंगे? तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया इस एटम का, जो रहेगा r. फिर यहां से यहां तक ये डायमीटर हो गया इसका, जो रहेगा 2r. और यहां से यहां तक फिर से रेडियस हो गया, ये रहेगा r. r + 2r + r कितना हो गया? 4r. तो इससे हमें क्या पता चलेगा? 4r = √2a. अब डिस्टेंस निकालना है, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालोगे? तो इसको 2 से डिवाइड करना, 2r, जिसको हम d कहते हैं, मतलब डिस्टेंस. तो कितना मिलेगा? √2a/2. रिअरेंज करना पड़ेगा. अब इसको सिंपलीफाई करो तो आपको क्या मिलेगा? a/√2. a/√2 देखिए कहां है? यस, d जो आपको दिख रहा है यहाँ, d is missed here. a/√2 and this is the answer here. तो इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. यू शुड नो फेस डायगोनल. हाउ टू डिटरमाइन? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेस डायगोनल? √2a. और इस प्रकार से आप आंसर फाइंड आउट करोगे. इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन पहले से ही आपको सब एक बातों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सब कुछ पता होना जरूरी है. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखिए जरा. An element has a FCC structure with 8 cell length a. Distance between two nearest tetrahedral wards in the lattice is. अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा. ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ कुछ फॉर्मूले हम आपको बताते हैं.
minimum distance between two tetrahedral word equals to, फॉर्मूला सीधा सीधा याद करना है, a/2 minimum distance between two octahedral word equals to a/√2. octahedral word में डिस्टेंस क्या रहेगा, a/√2 and minimum distance between octahedral word and tetrahedral word equals to √3a/4 divided by 4. ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब करना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल कम समय में आंसर आपको मिल ही जाएगा। तो अब यहाँ आंसर कौन सा रहेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड में आंसर मिलता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Consider BCC unit cells of solid 1 and 2 with the positions of atoms as shown in below. Positions are given here. आपको देखिए this is the solid 1, this is solid 2. अब यहाँ जो B का क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे आ गया है, वो इस प्रकार से रहेगा सेंटर में। The radius of atom B is twice that of atom A. Hint is given here. पहला hint कौन सा दिया है, ये radius of atom B मतलब RB equals to रहेगा twice RA, इसको हम यूज करेंगे बाद में। Then the unit cell age length is 50% more in solid 2 than in 1. अब देखिए जरा, समझो हम लेते हैं A1 का यूनिट सेल लेंथ, एज लेंथ 10 लिया हमने, तो A2 में कितना रहेगा वो पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो A1 का 10 है, इसका 50% कितना होगा, 10 into 50/100, तो कितना मिलेगा 15। A2 मिल गया 15, ठीक है। बाद में हमें क्या करना है, देखिए जरा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड 2। अब देखिए सॉलिड 2 में पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। अब पैकिंग एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इनटू 100, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो यहां हम किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए जरा, तो सॉलिड 1 में पैकिंग कौन सा है, देखिए पैकिंग कौन सा रहेगा, ये सॉलिड 1 है, यहां आपको दिख रहा है कि A are at the corners and A star or asterisk is at the body center। Can you tell me ये कौन से प्रकार का पैकिंग रहेगा, जहां particles are present at the corners as well as at the body center, BCC। कौन सा पैकिंग रहेगा, BCC, जहां नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 68%, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब हम क्या निकालना है, हमें सॉलिड 2 की पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, देखिए जरा। तो यहां हम लिखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 2 अपॉन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 1 इक्वल्स टू। अब देखिए ये बेटर, हम सॉलिड 1 लेते हैं, यहां तो बेटर 1 लेंगे, 2 लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉलिड 1 में पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, 68, जो आपको दिख रहा, और सॉलिड 2 का हमें पता नहीं, लेट इट बी x। बाद में पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 1 कैसे निकालना, तो सॉलिड 1 में कितने पार्टिकल है, 2, इसलिए 2 इनटू क्या रहेगा, 4/3 पाई r a क्यूब, ये होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यहां एज लेंथ कितना है, 10, इसलिए 10 क्यूब अपॉन सॉलिड 2 में देखिए जरा, अब यहां क्या रहेगा, सॉलिड 2 में कौन कौन से पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स A एज वेल एज पार्टिकल B एट द सेंटर, इसलिए हमें यहां पैकिंग एफिशिएंसी निकालते समय 4/3 पाई r a क्यूब प्लस 4/3 पाई r b क्यूब, ये रहेगा, अपॉन क्या करना पड़ेगा, 15 क्यूब। ये थोड़ा आपको समझ लेना पड़ेगा, 4/3 पाई r a क्यूब क्यों लिया,
क्योंकि यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितना रहता है 1, जिसका वॉल्यूम इतना रहेगा। बी के एटम्स की संख्या कितनी है ओनली 1 एट द बॉडी सेंटर, इसलिए हमें वॉल्यूम इतना लिखना पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे, देखिए थोड़ा वैल्यू हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ ये कितना हो गया 8/3 राइट, पाई r a क्यूब अपॉन 10 क्यूब। थोड़ा लंबा इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन यहाँ पे देखिए जरा, ये 4/3 पाई r a क्यूब प्लस, अब यहाँ 4/3 पाई हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ r a क्यूब बचेगा प्लस r b क्यूब रहेगा। लेकिन r b का वैल्यू क्या है देखिए जरा ऊपर में, r इक्वल्स टू 2r a, तो इसलिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा डायरेक्टली 8r a क्यूब। देखिए जरा ध्यान दीजिए, r b क्यूब का वैल्यू कैसे निकालना, 2r a वैल्यू रखना r b का, तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा देखिए इक्वल्स टू क्या रहेगा 68 अपॉन x, इस प्रकार से ये रहेगा। सॉरी यहाँ पे तो रहेगा, ये पहला हो गया 68, यहाँ पे हम लिखेंगे 68 अपॉन x राइट, ये हो गया। और यहाँ पे अभी फिर से हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 15 का क्यूब इक्वल्स टू मिलेगा 68 अपॉन x, यस इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ कैंसिल वगैरह करना पड़ेगा, देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटर है हम एक और स्टेप लिखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। 8/3 पाई r a क्यूब अपॉन 10 क्यूब अपॉन 8 + 1 9 होगा, तो 4/3 पाई इंटू 9r a क्यूब अपॉन 15 क्यूब रहेगा, इक्वल्स होगा 68 अपॉन x। ये सब कुछ कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करने के बाद देखिए आपको क्या मिलेगा, ये 3 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल होगा, देन 4 2s 8 रहेगा, r a क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 अपॉन 9 राइट इनटू 15 क्यूब अपॉन 10 क्यूब इक्वल्स टू 68 अपॉन x। और ये मैथमेटिक्स से कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, देखिए तो आंसर मिलेगा 90%। डिफिकल्ट है, आपको प्रॉपर वे में अरेंज करना पड़ेगा, स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो करनी पड़ेगी, यू विल गेट द आंसर। तो देखिए एक और बार रिपीट करता हूं मैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए आपको यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले सॉलिड 1 का स्ट्रक्चर देखना। सॉलिड 1 के स्ट्रक्चर में आपको ए आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ए एस्टेरिक इज एट द बॉडी सेंटर, देयरफॉर दिस इज द बीसीसी अरेंजमेंट। सॉलिड 1 लिखा है, बीसीसी यानी इक्वल्स टू रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी 68% पहले से ही पता है। देन दीस हिंट्स आर गिवन हियर, RB equals to 2RA वहां दिया है, A2 A1 10 समझो हमने लिया, ये अपने मन से लिया है, आप 10 100 1000 कितना भी ले सकते हो, you'll get the same answer। A2 कितना रहेगा 10 + 10 * 50, क्योंकि यहाँ 50% मोर दिया है, देखिए 50% मोर मिलेगा 50। देन पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 1 अपॉन सॉलिड 2 इक्वल्स टू 16 अपॉन x, जो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला यूज करना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स से, यहां पे भी इसी प्रकार से रहेगा। यहां RA क्यूब RB क्यूब ऐसे दोनों लेना पड़ेगा। क्यूब यस ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 8/3 पाई RA क्यूब रहेगा अपॉन 10 क्यूब ये रहेगा, इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यहाँ हमें RB का वैल्यू रखना है 2RA, RB का वैल्यू क्या रखोगे 2RA, ताकि 8RA क्यूब मिलेगा। और इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, रिअरेंज करना पड़ेगा, यू विल आंसर 90%। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए जरा क्या दिया है। A compound of formula A2B3 forms HCP lattice, once again SCP, hexagonal postpact. Which atom forms SCP lattice and what fraction of tetrahedral void is occupied by other 8 atoms? तो अब यहाँ दो एटम्स दिख रहे हैं A and B, लेकिन दो में से कौन SCP बनाएगा, कौन tetrahedral void में चला जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें थोड़ा ट्रायल एंड एरर में हमें यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो समझो A HCP बनाएगा, A forms SCP, तो नंबर ऑफ A एटम्स कितना होगा, तो याद रखना SCP में एटम्स की संख्या कितनी रहती है, 6, इसलिए यहाँ रहेगा 6, ठीक है। फिर एटम्स अगर 6 है तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स कितने रहेंगे, डबल द नंबर ऑफ एटम्स मींस 12, यानी B एटम्स की संख्या कितनी होगी, 12। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, उनमें से हर एक ऑप्शन को हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है। कैसे, देखिए, तो अब हमारे पास फॉर्मूला है कौन सा, A2B3। व्हाट इज द फॉर्मूला, A2B3, जहां A के एटम्स कितने हैं, 2, B के कितने हैं, 3, ठीक है। तो अगर यहाँ A के 2 एटम्स के साथ B के 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तो A के 6 एटम्स के साथ B के कितने कंबाइन होंगे, 6 3 18 by 2 9, मतलब B के कितने एटम्स आने चाहिए, 9 एटम्स आने चाहिए, तो ही आपको सही आंसर मिलेगा। देखते हैं कैसे पहचानना। तो B कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉर्ड में। टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स कितने हैं, 12, ठीक है, इनटू, अब ऑप्शन ए देखना, A SCP लैटिस बना रहा एंड B 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉर्ड। टेट्राहेड्रल वॉर्ड 12 है, उसका 2/3 कितना होता है, जरा कैलकुलेट करेंगे, 3 4 4 2 8, मतलब आंसर कितना चाहिए था, 8, लेकिन यहाँ कितना दिया है, 9, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। लेट अस ट्राई फॉर B। SCP लैटिस A को बना रहा 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉर्ड, तो हम 12 का 1/3 निकालेंगे, we will get 4, लेकिन हमें कितना चाहिए, 9, मतलब ऑप्शन B is also not the answer। अब C और D में दिख रहा कि SCP कौन बना रहा है, B, तो अब हम उल्टा जाएंगे कि समझो B SCP बनाएगा तो इसके एटम की संख्या कितनी, 6 रहेगी। देन टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स कितने रहेंगे, 12, इसलिए एक एटम की संख्या कितनी रहेगी, 12 रहेगी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, BA, ठीक है, यहाँ B कितना है, 3, A कितना है, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ क्या करना है, B6 इक्वल्स टू कितना रहेगा, तो यहाँ 6 2 18 9 हो गया, हमें चाहिए A9। अब A9 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन भी देखिए, A का टेट्राहेड्रल वॉर्ड में A रहता है, टेट्राहेड्रल वॉर्ड 12 है, ऑप्शन सी में टेट्राहेड्रल वॉर्ड 1/3 दिया है, मतलब कितना रहेगा, हाँ आई एम सॉरी, यहाँ पे 6 2 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना मिलेगा, 4, यस। तो हमें A के 4 एटम्स चाहिए, अब A के 4 एटम्स यहाँ मिलते हैं, देखिए जरा 3 4 12, देखिए मिल गया, मतलब अब यहाँ आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। प्रॉपर्ली आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज करना पड़ेगा ताकि आंसर फाइंड आउट या आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहे। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 17। में क्या दिया है, एलिमेंट B forms CCP structure and A occupies half of the octahedral wards while oxygen atom occupies all the tetrahedral wards, the structure of bimetallic oxide is। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी यहाँ होती ही है कि सबसे पहले शुरुआत कैसे करना है,
हाउ टू फाइंड आउट द आंसर? तो सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर में आप क्या करोगे? सबसे पहले ये सोचना कि स्ट्रक्चर या पैकिंग कौन बना रहा है। तो which atom is forming the packing here? Element B is forming packing CCB। ठीक है, तो एटम्स B के एटम्स कितने रहेंगे? वो C3 में एटम्स की संख्या फिक्स होती है, कितनी रहेगी? 4। नेक्स्ट कर दिया है ऑक्टेहेड्रल बॉन्ड। बताइए ऑक्टेहेड्रल बॉन्ड कितने रहेंगे? जितना एटम्स उतने ऑक्टेहेड्रल बॉन्ड, मतलब रहेगा 4। ऑक्टेहेड्रल बॉन्ड्स में कौन दिख रहा है? A, इसलिए A एटम्स की संख्या क्या रहेगी? तो वहां लिखा है A occupies half of the octahedral bonds, मतलब यहाँ कितना लिखूं बताइए जरा? 2। नेक्स्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने रहेंगे? टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स तो डबल द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब कितना होगा यहाँ? 8। टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कौन है? ऑक्सीजन occupies all the tetrahedral bonds, इसलिए ऑक्सीजन एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। एंड therefore फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला इज कितना है? 2। देन B कितना है? B 4। ऑक्सीजन कितना है? 8। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो फॉर्मूला बनेगा AB2O4। कहाँ है फॉर्मूला? देखिए AB2O4। यस, आंसर इज ऑप्शन बी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे जो पैकिंग बना रहा है उसके एटम्स की संख्या फाइंड आउट करोगे। अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टेहेड्रल बॉन्ड्स सो दैट यू विल गेट द आंसर इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ml of 1 millimolar surfactant solution forms a monolayer covering 0.24 cm³ on a polar substrate। surfactant means surface active agents होते हैं like soaps and detergents, इनका हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, यहाँ भी यूज किया है। If the polar head is approximated as a cube, अब देखिए जरा यहाँ पे NTC1 polar head का शेप कौन सा रहेगा? क्यूब। व्हाट इज इट्स एज लेंथ? हमें फाइंड आउट करना है एज लेंथ क्या रहेगा। तो इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए हमें क्या क्या किया है, पहले देखना वॉल्यूम इज गिवन हियर 10 ml। इसको लीटर में करोगे कितना होगा? 10 to the power -3। देन मोलारिटी इज गिवन, कितना दिया है? 1 मिली मोलर मींस 10 to the power -3 मोलर। ठीक है, इससे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास फॉर्मूला है मोलारिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। इससे हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे, एंड स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोलारिटी कितना है? 10 to the power -3। वॉल्यूम कितना है? 10 into 10 to the power -3। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, इससे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना मिल गया? 10 to the power -6 प्लस 1 कितना होगा? -5 into Na। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया कवर्ड बाय सिंगल पार्टिकल हम निकालेंगे, कितना रहेगा? अब देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 10 ml of 1 millimolar surfactant solution forms a monolayer। ये एक सिंगल लेयर बनाएगा कवरिंग 0.24 cm²। अब ये यूनिट है cm², दिख रहा, मतलब यहाँ जो रहेगा वो स्क्वायर बनेगा। cm² से क्या पता चलता है? वो स्क्वायर बनेगा। जो मोनोलेयर रहेगा वो कौन से शेप का रहेगा? स्क्वायर शेप का रहेगा। इसलिए एरिया कवर्ड बाय सिंगल पार्टिकल कितना रहेगा? तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर समझो a² कितना रहेगा? a²। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल एरिया कवर्ड निकालेंगे। टोटल एरिया कवर्ड इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ सिंगल पार्टिकल, एरिया ऑफ सिंगल पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। टोटल एरिया कितना कवर होगा सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, याद रखना पड़ेगा आपको। अब टोटल एरिया कवर दिया है, व्हाट इज द एरिया गिवन हियर, कवर्ड हियर 0.24, therefore 0.24 इक्वल्स टू एरिया ऑफ सिंगल पार्टिकल कितना है, a स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है 10 टू द पावर -5 इनटू na का वैल्यू कितना रहेगा, n स्टैंड्स फॉर अवोगाड्रोस नंबर, व्हाट इज द वैल्यू 6.023 इनटू 10 raised to the power 23। आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 पिकोमीटर, आंसर आपको मिलेगा 2 पिकोमीटर। क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन आपको अगर पेक्युलर टाइप का क्वेश्चन है आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, experimentally it was found that a metal oxide has formula M0.980, metal M present as M+2 and M+3 in its oxide, fraction of metal which exists as M+3 would be। न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ दिया है फॉर्मूला, this is a non-stoichiometric formula given here। क्यों ऐसा, because this metal oxide contains two different metal metal atom in two different states, +2 and +3, ऐसे दो different states है। तो अब हमें यह क्या पता करना है कि M+3 का फ्रैक्शन कितना रहेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम कंसीडर करते हैं लेट x be नंबर ऑफ M+3 आयंस। ये जो ऑक्साइड है उसमें M+3 की संख्या कितनी है, x, हेंस नंबर ऑफ M+2 आयंस इक्वल्स टू, कैसे निकालोगे, देखिए M का कितना पार्ट है 0.9 है, ठीक है, इसमें दो आयंस है +2 +3, +3 का प्रोपोर्शन कितना है x, तो +2 का कितना रहेगा 0.98 -x। बाद में यहां मेटल पे चार्ज कितना रहेगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन MO ऑक्सीजन कैरीज अ चार्ज कितना रहेगा -2, ठीक है, तो मेटल पे चार्ज कितना रहेगा +2, ऑक्सीजन पे -2 है तो मेटल पे कितना रहेगा +2। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये चार्जेस को बैलेंस करेंगे, x into +3 प्लस 0.98 minus x into +2 इक्वल्स टू चार्ज कितना रहेगा +2। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यू विल गेट 0.04। x मतलब कि इसका प्रोपोर्शन मिल गया, +3 का प्रोपोर्शन मिल गया, इसीलिए फ्रैक्शन ऑफ M+3 आयंस इन MO इक्वल्स, कैसे निकालना, तो M+3 का प्रोपोर्शन कितना मिला 0.04, कितने में से है ये 0.98 into 100। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा 4.08%। ऑप्शन बी इज द आंसर हियर। तो देखिए जरा यहाँ पे भी आपको स्टेप्स को याद रखना पड़ेगा, किस प्रकार से जाना है। ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
तो इनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे तो किसी एक आयन का x लिया तो दूसरे आयन का इस प्रकार से माइनस करके निकालना, बाद में चार्जेस को बैलेंस करना और बाद में इस प्रकार से आपको स्टेप लिखनी पड़ेगी सो दैट यू गेट द फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 20, a compound MXPQ has CCP packing of arrangement of X। पैकिंग कौन बना रहा? X बना रहा। अच्छे से याद रखना, hint is given here, ठीक है। Its unit cell structure is shown below। This is the unit cell structure। Empirical formula of the compound is, empirical formula means simplest formula होता है। empirical formula का मतलब होता है simplest formula। What does it mean? यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला पता करते समय पहले हमें एटम्स की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो x कौन सा एलिमेंट बना रहा? CCP। CCP में एटम्स की संख्या कितनी होती है? 4। फैक्ट, दिस इज द फैक्ट, याद रखना है। CCP में नंबर ऑफ एटम्स कितना रहेगा? 4, ठीक है। उसके बाद अब हमें किसको पता करना है? m को पता करना पड़ेगा। yes, m को पता करना पड़ेगा। तो m कहां है पहले वो सोचना पड़ेगा। देखिए जरा m कहां है, तो m रहेगा, दिस इज द m। कहां है? at the edge centers। how many edge centers are here? 1 2 3 4, only at the center of 4 edges, ठीक है। अब जो एज के सेंटर में रहता उसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4। जो एज के सेंटर में रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/4, अच्छे से याद रखो। इनटू कितना है? 1 2 3 4, यहां 4 प्लस एक और m आपको सेंटर में दिख रहा, उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1 ऑलवेज। Therefore टोटल कितना मिलेगा? 1/4 into 4 1, 1 plus 1 2। तो फॉर्मूला जो मिलेगा हमें क्या रहेगा? तो m कितना है? 2 टाइम्स, x कितना है? 4 टाइम्स। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे हमने भी आपको बताया। एम्पिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। इसको सिंपलीफाई करो, आपको आंसर मिलेगा mx2। है कि देखिए ऑप्शन बी इज द आंसर। तो इस प्रकार से आप आंसर फाइंड आउट करोगे।